मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ। अब तक आपने सुना कि निरंजन के बचपन का मित्र शशांक उससे मिलने आता है। उस समय वो घर पर नहीं था, तो निरंजन की पत्नी अपरा ही उसकी आव भगत करती है। थोड़ी देर में निरंजन भी आ जाता है। शशांक को उसी शहर के एक एडवोकेट हमीदुर रहमान से काम था, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। जाने से पहले दोनों दोस्तों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। तो आइए अब सुने आगे की कहानी। हाँ अपरा, मैं क्या कह रहा था? तुम शशांक के बारे में बता रहे थे। हाँ, मामा के घर। और जानते हो, मामा की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अच्छा? वो यूरोपीय चाय के बागान में एक मुलाजिम थे। वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शशांक उन्हीं के घर में रहता था। उसे वहाँ अपने घर से ज्यादा सुकून मिलता था। कमाल है। जानती हो, शशांक पढ़ने में बहुत तेज था। अच्छा? हाँ, अरे बातों के क्रम में मैं खाना खाना तो भूल ही गया। अब थोड़ी मछली और चावल और देना। हाँ, ये लो। दो। अच्छे से लो ना। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ अपरा, मैं क्या कह रहा था? तुम शशांक के बारे में बता रहे थे। हाँ। कि शशांक बचपन में पढ़ने में तेज था। हाँ, वो शशांक की गिनती मेधावी छात्रों में होती थी। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात थी। क्या? उसने कभी भी नियमित अध्ययन नहीं किया। क्या? हाँ, इसके कारण कभी कभी स्कूल में उसे दंड भी मिलता था और शिक्षकों से ताड़ना और तिरस्कार भी। शिक्षक लोग उसके मंत्री पुत्र होने पर उसके प्रति विशेष बर्ताव की जरूरत नहीं समझते थे, क्योंकि हम लोगों के समय में हर छात्र का बस यही परिचय था कि वो एक विद्यार्थी है।
उसे प्रतिवर्ष नियमानुसार प्रमोशन भी मिलता था। अच्छा, क्या पढ़ने के अलावा भी उसकी और कोई रुचि, जैसे? हाँ, शशांक पढ़ने के अलावा खेलने कूदने में गहरी रुचि रखता था। अच्छा। हाँ, फुटबॉल में उसकी गहरी रुचि थी और वो फुटबॉल का नामी खिलाड़ी था। अच्छा। हाँ, हमेशा हमेशा राइट बैक से खेलता था। गजब की फुर्ती थी उसमें। जिस पक्ष से शशांक खेलता था, जहां तक मुझे याद है, वो कभी नहीं हारता था। साथ ही वो क्रिकेट का भी अच्छा खिलाड़ी था। वो मध्यम क्रम में बल्लेबाजी किया करता था और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी। वाह। कई मैच ऐसे हुए जिसे उसने सिर्फ अपने दम पर जिताया है। वो खुले मन का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का लड़का था। साथ ही वो अत्यंत निर्भीक और स्पष्टवादी, साहसी और अपने विचार का पक्का भी था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी खेल कूद में रुचि रखते थे? अब मुझे तो लगता है कि आपने शायद ही कभी खेल कूद में हिस्सा लिया होगा। दरअसल मेरा शशांक के साथ परिचय और आत्मीयता का कारण खेल का मैदान नहीं था। फिर भी हम दोनों में खूब बनती थी। अच्छा, वो कैसे भला? मेरी रुचि खेलकूद में नहीं थी। मेरी गिनती स्कूल में तेज, मेधावी, अध्ययनशील और उदासीन बच्चों में होती थी। जबकि शशांक पढ़ने में अच्छा होने के बाद भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन था बड़ा ही उदार प्रवृत्ति वाला। इसी कारण मेरी और शशांक में अच्छी बनती थी। जानती हो अपरा? क्या? मेरे पिता प्राइमरी पाठशाला में एक अध्यापक थे। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वे किसी प्रकार से परिवार का पालन पोषण करते थे। वे स्कूल में काम करने के अलावा ट्यूशन करके कष्टपूर्वक परिवार चलाते थे, लेकिन वो थे बड़े ही आदर्शवादी। 1942 के आंदोलन में वो नौकरी छोड़ देश की आजादी के संग्राम में कूद पड़े। इसके बाद परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया। फिर इन्हीं दिनों मेरा परिचय शशांक के साथ हुआ और फिर धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ी। कमाल है, आप में और शशांक में कोई समानता न होते हुए भी आप लोगों में मित्रता कैसे चलती रही? अपरा, यह बात जरूर है कि मेरे और शशांक में कोई समानता नहीं थी। शशांक लंबा और पतला था, जबकि मैं मोटा और छोटा। मेरी रुचि पढ़ने लिखने में थी, वहीं शशांक की रुचि खेल कूद और हंसी मजाक में ज्यादा थी। इसके बाद भी हम दोनों में बड़ी घनिष्ठता और सहज मैत्री भाव था। लेकिन एक बात जानती हो अपरा? क्या? हम दोनों में एक बात समान थी। अच्छा, वो क्या? दोनों अपने अपने विचारों में दृढ़ और जिद्दी थे। वो तो मैं देख रही हूँ। कभी कभी किसी विषय पर हम लोगों में तर्क वितर्क करते समय लोग ऐसा समझ लेते थे कि हम में झगड़ा हो रहा है। ऐसा क्या? हाँ। तो आपने शशांक के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया? कमाल है, आप कैसे अपने बाल मित्र के बारे में सब कुछ भूल गए? वो बस आप भी ना। हाँ, खैर कोई बात नहीं। आज अपने मित्र शशांक चौधरी को अपने घर में ही ठहराइएगा। हाँ, अपना ठहरा सकता हूँ, लेकिन तुम जानती नहीं शशांक को। क्यों? वो बड़ा ही विचित्र और मनमौजी है। अगर एक बार मना कर दिया फिर वो किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुकेगा। ओह। लेकिन अगर मन कर जाए तो मेहमानों जैसी आव भगत की भी जरूरत नहीं होगी, जबकि वो है काफी धनी परिवार का। अपरा, मुझे कुछ बेहद जरूरी काम से बाहर जाना है। वो अगर यहाँ आए तो तुम ठहरने के लिए अनुरोध करना। ठीक है। उसे यदि रहना होगा तो तुम्हारे कहने पर भी रुक जाएगा, नहीं तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अच्छा सुनिए, आप बाहर जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी सामान लेते आइएगा। हम लोग जैसे तैसे रहें, कोई परवाह नहीं। अब लेकिन घर आए मेहमान की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, एक खाली थैला दे दो और देख लो कि क्या क्या सामान नहीं है घर में। रुको, मैं एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे। अच्छा जल्दी करो। अब एक मिनट। हाँ, ये
बासमती चावल, आटा, हाँ ठीक है, ये लीजिए, लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। ठीक है, दे दो लिस्ट। और ये लो। इसमें कुछ रह तो नहीं गया ना? अच्छी तरह अरे देख नहीं, लो। मैंने सब कुछ लिख दिया है, याद से ले आना। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है। ओह, अब अकेले मैं क्या करूं? हाँ, बड़ा अच्छा गाना आ रहा है ये। चाय ही बना लेती हूँ। दोनों के आने में तो अभी वक्त लगेगा, इंतजार करना बेकार रहेगा। चलो चाय बनाओ। लगता है शशांक जी की गाड़ी आई है, देखती हूँ। अरे हाँ, ये तो शशांक जी ही हैं। अरे आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं आपका इंतजार करते करते थक गई और सो भी गई थी। बस वो काम में उलझ गया था। बैठे ना। जी, वो एडवोकेट हमीदुर रहमान से ज़रूरी बात छिड़ गई थी। बस फिर समय का ध्यान ही कहाँ रहता है। जी। रंजन घर में नहीं है क्या? हाँ, वो बाहर गए हुए हैं। वैसे उनको गए हुए बहुत देर हो गई है, आते ही होंगे। आप आराम कीजिए ना, मैं बस अभी आई। ठीक है। क्या लिखा है इस पेपर में? क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं यूं ही बस। अच्छा अपरा जी, जी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछिए, क्या बात है? आप रात में भी धूप का चश्मा लगाती हैं? कोई खास कारण? नहीं, अगर बताने में कोई आपत्ति हो तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आपत्ति कैसी? ये तो एक सच्चाई है। वो मेरी एक आँख खराब है। ओह, माफ कीजिएगा, मगर कैसे खराब हुई? वो बचपन में ही चोट लगने से खराब हो गई। खैर छोड़िए इन बातों को। हाँ, ये बताइए कि क्या आपने दिन का भोजन किया? पहले से दुबला दिखाई दे रहा हूँ क्या? आप भी चलिए, आप तब तक हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं लस्सी बनाकर लाती हूँ। नहीं, भूख तो लग नहीं रही है। देखिए वो वहाँ हमीद जी के यहाँ चाय पान खूब अच्छी तरह से हो गया था। अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? आपने वहाँ चाय पी थी ना, मैं तो यहाँ लस्सी की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ले आइए, बस आपकी बात मान रहा हूँ मैं। और हाँ, वो गाड़ी में कुछ सामान है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। डिक्की खोल ली। मिसेस खाउंट जी, आप जरा बाहर आइए तो। आती हूँ। हाँ।
आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने आप ही को बुलाया है। अरे ये लीजिए। अरे ये इतना सारा सामान ये आप कहाँ से लाए और किसके लिए? भाई आप इसे अंदर तो लेकर चलिए। अरे ठहरिए ठहरिए, इतनी सारी चीजें मैं अकेले कैसे ले जाऊंगी? अच्छा, हम दोनों दो दो बार में इसे अंदर ले चलते हैं। वो नौकर चाकर कहाँ चले गए? वो हाँ, लड़का बाजार गया हुआ है। कोई बेटा या बेटी? अरे अरे इतनी बड़ी मछली आप क्यों ले आए? और इतना सारा खाना कौन खाएगा? आप भी। घर में बिल्ली नहीं है क्या? लाइए। चलिए आइए आइए चलिए। आप भी। सुनती है मिसेस काउंट जी? समय कितना प्रतिकूल और बुरा है। क्यों? दुनिया में कुछ भी नई घटना नहीं घटती है। भारत में अन्न का अकाल, वियतनाम का युद्ध, विमान दुर्घटना में कई लोगों की मौत, सब घिसी पिटी खबरें छापते हैं। अब इस तरह की खबरें और नेताओं के लंबे चौड़े भाषण को छापकर कोई पत्र समाचार पत्र कैसे हो सकता है भला? मैं ऐसा समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा करिए, आप पेपर नहीं, आप मैगजीन पढ़ लीजिए, मैं सामान अंदर लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे शशांक, तुम कब लौटे? अपरा नहीं है क्या घर में? नहीं, अपरा तो घर में ही है। अच्छा तुम एक काम करो, पहले अपना ये थैला और ये सारा सामान ये सब अंदर रख कर आओ, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे रख लेंगे सामान भी। पहले तुम ये बताओ कि दिन में खाना खाने क्यों नहीं आए? काम में ज्यादा फंस गए थे क्या? भाई वो हमीद जी के यहाँ बहुत समय लग गया, वहीं कुछ खा भी लिया। आप लोग इधर आ जाइए खाना खाने के लिए। किधर? पीछे के बरामदे में। अरे भाई वहाँ किस लिए? थोड़ा नाश्ता कीजिए, वहीं बैठकर बात भी करेंगे। यहाँ मेहमान की तरह बैठना। अच्छा ठीक है। अच्छा अपरा, ये सामान तुम ले जाओ। अरे आप भी आओ शशांक, अंदर चले। चलो आओ। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल घरेलू माहौल है भाई, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता ही नहीं। ये अच्छा है। मुझे खाने की तैयारी में लगना है, आप लोग तब तक बातचीत कीजिए। तो क्या आपने इसीलिए हम लोगों को बरामदे में बैठने के लिए बुलाया, ताकि आप हमारी बातचीत सुन सकें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ शशांक भाई, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अलग होने के बाद फिर हमारी कभी भेंट भी तो नहीं हुई। लेकिन निरंजन, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत खबर जरूर पा जाता था। अच्छा? हाँ भाई, क्योंकि मैं इधर उधर घूमने वाला आदमी जो ठहरा, बिल्कुल घुमंतु, एक यायावर। किंतु मैंने यदि तुम्हें घर में नहीं देखा होता तो शायद पहचान भी नहीं पाता। निरंजन, तुम बहुत बदल गए हो। हाँ, उम्र भी तो काफी हो गई है शशांक, और भी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं अपने आप को बूढ़ा जैसा ही समझता हूँ। क्या तुम भी? अरे निरंजन, तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है भाई? आजकल 30-35 साल की उम्र में कौन बूढ़ा होता है भला? अच्छा, क्या तुमने 55-60 की उम्र में नौकरी से रिटायर होने वाले लोगों को नहीं देखा? देखो वो कैसे जवान बने रहते हैं। अब तुम्हें चिंता किस बात की है? सब कुछ तो ठीक ही दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन तुम बिल्कुल ही युवक बने हुए हो। मानो तुम्हारी उम्र घटी है, बढ़ी नहीं। निरंजन, मैं उम्र वगैरह की चिंता कभी नहीं करता भाई, या यूं कहो कि चिंता तो करता ही नहीं, क्योंकि बड़ों ने कहा है ना, चिंता चिता समान है भाई। हाँ भाई, वो तो है। अच्छा शशांक, वैसे तुम आजकल कर क्या रहे हो? भाई देखो, नौकरी वोकरी करने वाला आदमी तो मैं हूं नहीं, चोरी डकैती भी नहीं कर सकता,
और ना ही भीख मांग सकता हूँ। भाई वो सब करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। देखो निरंजन, कोई काम किए बिना यदि हमेशा मंत्री पुत्र बना रहता तो वही सब करना पड़ता ना। नौकरी नहीं तो चोरी डकैती। अब तुम तो मेरी बात जानते ही हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। जानता हूँ बाबा, जानता हूँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम आजकल कहाँ हो और क्या कर रहे हो। भाई मैं व्यवसाय करता हूँ, एक मोटर कारखाना है, और वो भी बिल्कुल अप टू डेट। क्या है कि मैं पुरानी मोटर गाड़ी खरीदकर कारखाने में ठीक ठाक करवाता हूँ और उस पर रंग रोगन करवाकर एकदम टिप टॉप नया जैसा बनाकर बेचता हूँ। बिल्कुल। फिर तो भाई अच्छी कमाई हो जाती होगी। भाई अब अच्छी बुरी तो नहीं, लेकिन एक गाड़ी पर लगभग 4-5 हजार का तो फायदा हो ही जाता है। कारखाने का काम मैनेजर और मैकेनिक देखते हैं और मैं गाड़ी की खरीद फरोख्त करता रहता हूँ बस। अच्छा, इसीलिए घूमते फिरते हो? हाँ हाँ, यही कारण है। बिक्री योग्य पुरानी गाड़ी की खबर मिलने पर मैं खुद जांच पड़ताल करके कीमत तय कर लेता हूँ। और ऐसे में ठगे जाने की आशंका भी नहीं रहती है ना। फिर तो भाई गाड़ियों की अच्छी जानकारी हो गई होगी तुम्हें। हाँ, कह सकते हो। वैसे तुम्हें जब गाड़ी खरीदनी हो तो मेरी मदद ले सकते हो। अच्छा शशांक, ये बताओ तुमने शादी वगैरह की या नहीं? भाई देखो, पंडाल सजाकर, निमंत्रण पत्र भेजकर और इष्ट मित्रों सगे संबंधियों को भोज भात खिलाकर, ये सब करके शादी करने का अवसर मुझे नहीं मिला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? देखो निरंजन, इसमें आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं विस्तार पूर्वक सारी बातें बता रहा हूं, लेकिन मेरी बातें सुनकर तुम लोगों को कोई लाभ होगा मैं तो आशा नहीं करता। मिसेस खान जी। क्या आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुन रही हैं? जी हाँ, पूरी तरह ध्यान तो दिया नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ बातें तो कानों में आ ही रही थी। औरतें लोगों की बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। पर शायद मेरी बातें सुनकर आपको परेशानी हुई होगी। अरे नहीं, मतलब मेरा तो अपराध जी। भाई, आप कहें तो सुनाऊं अपनी कहानी। देखिए कहीं आप परेशान ना हो जाएं। आप कहते चलिए, परेशानी मुझे ही होगी ना, आप चिंता न करें। ठीक है। भाई हमारे असमिया लोग शादी की बातों को बहुत महत्व देते हैं, है ना? भाई महत्व तो शादी का है ही। क्यों, तुम्हारी निगाह में शादी क्या महत्व देने वाली चीज नहीं है? मैं नहीं मानता निरंजन। मिसेस खाउंद अगर मेरी बातें नहीं सुन रही होती तो मैंने कहा होता कि विवाह मात्र एक जैविक आवश्यकता है, इससे सामाजिक या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो शशांक, फिर क्या हुआ तुम्हारी शादी का? पूरी कहानी है भूमिका के साथ, इसलिए भाई लंबी तो होगी। कोई बात नहीं भाई, हम सुनने को तैयार हैं। तो ठीक है, फिर मैं शुरू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। भाई मेरे पिता के मंत्री काल का अंत हो चुका था। उस समय पिताजी व्यवसाय के साथ साथ पॉलिटिक्स भी करते थे। मंत्री ना होते हुए भी एक मंत्री से कम रुतबा, प्रभाव और गौरव के साथ वो राज्य में कुछ ना कुछ करते फिरते थे और साथ साथ उन्हीं दिनों खरीदे गए चाय बागान की देखभाल भी बीच बीच में कर लिया करते थे। मंत्री ना रहने के बाद भी उनकी आमदनी में एक फूटी कौड़ी की कमी नहीं हुई थी। तो शशांक, इस बीच तुम क्या कर रहे थे? इसके बाद मैं कानून की पढ़ाई करने कलकत्ता चला गया। कलकत्ता? क्यों? अब इस क्यों का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है भाई। पिता से पुराना विरोध तो था ही, बाद में और भी बढ़ गया। पढ़ाई तो करनी ही थी ना, इसलिए कलकत्ता आ गया। माफ कीजिएगा, मैं जरा छोंक लगा कर आती हूँ।
अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की दूसरी कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन, किशोर सहजानी, कंवर समीर और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।